हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज से अपन अपने 11th क्लास का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसकी पहली क्लास है। तो केमिस्ट्री में आज अपन पहली क्लास में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं पढ़ के बहुत बेसिक लेवल की बात करेंगे। अभी तक आपने जो 9th में जो साइंस पढ़ी है, 10th में जो साइंस पढ़ी है, उसी साइंस में से अपन कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं आपकी उनको अपग्रेड करेंगे, आगे तक लेवल पे अपन ले जाएंगे और उसको किस तरह से आपको 11th क्लास में सीखना है ये सब कुछ अपन डिस्कस करेंगे। आपको सबसे स्पेशली ध्यान ये रखना है कि डेली जो मैं पढ़ाऊंगा आपको केवल उतना ही पढ़ना है। इसके अलावा अननेसेसरी आपको अभी स्टार्टिंग है आपकी, तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करते जाएं, आपको पहले 1 या 2 चैप्टर तक वैसे ही पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है। उसके बाद आप फ्री हैं, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ें, आपको सब समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप किसी भी सब्जेक्ट के बिल्कुल बेसिक्स अच्छे से नहीं सीखोगे, तब तक आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे तो आपको हो सकता है आपको ऐसा लगे कि केमिस्ट्री टफ है या आपको ऐसा लगे कि साइंस टफ है। तो ये 11th क्लास के बच्चों के साथ अक्सर होता है कि डाइवर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जितना आपको फैकल्टीज के द्वारा, टीचर्स के द्वारा बताया जा रहा है उतना ही पढ़े, लिमिटेड पढ़े और अच्छा पढ़े। उसे जो पढ़ लिया वो परफेक्ट होना चाहिए। डेली का डेली आपको वर्क करना है, नोट्स बना के आपको लिखना है, लिख लिख के याद करना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आपकी जो बुक है उसके अंदर पहली क्लास जो है, आपका पहला जो चैप्टर है वो यही है। ठीक है, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। बेसिकली बुक में आपकी अवधारणाएं लिखा हुआ होगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है धारणाएं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, अभी तक आपने जो है 10th में, अगर मैं बात करूं 9th में बात करूं, तो आपने केवल साइंस पढ़ी है। ठीक है, आपके सब्जेक्ट चला करता था विज्ञान। आपने अभी तक उसमें पर्टिकुलरली अलग अलग सब्जेक्ट नहीं पढ़े, जैसे केमिस्ट्री अलग से नहीं पढ़ी आपने, फिजिक्स आपने अलग से नहीं पढ़ी, ठीक है, बायोलॉजी अलग नहीं पढ़ी। इन सबको कंबाइन करके आपकी एक बुक चलती है और उसे आप कहते हो साइंस। ठीक है, तो उसी साइंस के अब अपन यहाँ पे अगर टुकड़े करें तो 11th क्लास में जो बच्चा साइंस मैथमेटिक्स या साइंस बायोलॉजी ले रहा है उसे क्या क्या पढ़ना पड़ता है, बहुत बेसिक अपन बात कर रहे हैं। आपके माइंड में कुछ थॉट है उनको क्लियर करते हैं। देखो, आप साइंस बायो लेते हो या साइंस मैथमेटिक्स लेते हो, तो आपके जो सब्जेक्ट है वो एक तो फिजिक्स है। साइंस के सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, यानी कि जिससे आप कहते हो भौतिक विज्ञान। ठीक है, दूसरा है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। तीसरा, अगर आप बायो लेते हो तो बायो, और अगर आप मैथ लेते हो तो मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट चलेगा। यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी कॉमन है। तो जो आप पढ़ते हो 10th साइंस में, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपका, उसमें फिजिक्स के कुछ चैप्टर भी आते हैं, केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर भी आते हैं और बायोलॉजी के कुछ चैप्टर भी आते हैं। मैथमेटिक्स तो आप मैथमेटिक्स जो चलता है उसमें अलग से पढ़ते हो। तो मैं आपको कुल मिला के बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो 11th क्लास में आप चीजें पढ़ोगे उनका बेसिक कहीं ना कहीं 9th और 10th से भी रिलेटेड है, और 11th में वही चीजें थोड़े हाई लेवल पे दी हुई होती है। ठीक है ना, तो आप वहां पर अलग अलग सेपरेट नहीं पढ़ते उनको, बट यहाँ पर अपन केमिस्ट्री अलग से सेपरेट सब्जेक्ट बन गया आपका, फिजिक्स आपका अलग सब्जेक्ट बन गया। तो वहीं से अपन आपकी बात स्टार्ट करेंगे 10th लेवल से और उसे 11th तक अपन ले जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा आपके मन में क्वेरी होती है कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या होता है, उसको अपन यहाँ पर देख चुके हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, बेसिकली केमिस्ट्री में होता क्या है, देखो केमिस्ट्री बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है कॉमन, जो सुबह आप उठते हो तब से लेकर के शाम को आप वापस सोते हो तब तक आपके साथ दैनिक जो दिनचर्या होती है आपकी, यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल होता है, उसमें हर जगह आप केमिस्ट्री को यूज करते हो, कहीं ना कहीं देखते हो। ठीक है, हमारे चारों ओर केमिस्ट्री है, बस हम उस नजरिए से नहीं देखते हैं जिस नजरिए से हमें साइंस में देखना चाहिए। बाकी हमारे चारों ओर केमिस्ट्री है। जैसे सपोज दैट अगर मैं बात करूं आपसे, तो मेरे पास एक पानी की बोतल है। अब इसे कोई साइंस का स्टूडेंट है तो वो अगर केमिस्ट्री के नजरिए से देखना चाहे तो इसके अंदर उसको दिखेगा कि यहाँ पर जल है जो कि एक H2 है। ठीक है, और अगर कोई एक साइंस का स्टूडेंट है
तो वो इसमें ये भी देखेगा कि ये जो जल है ये मैटर है, द्रव्य जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या सोच सकता है, वो ये भी सोचेगा कि इसके अंदर द्रव्य के अंदर क्या है, अणु है, परमाणु है, यानी एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि उनका रूपांतरण है, ठीक है। और अगर मान लो ये बोतल है, कोई ऐसा पर्सन देखता है जो साइंस के नजरिए से नहीं देखना चाह रहा है, ठीक है, एक साधारण व्यक्ति जो है हमारे सोसाइटी में, वो अगर देखे, उससे आप बोलोगे कि सर इसके अंदर क्या है, तो वो बोलेगा भाई इसके अंदर पानी है, ये एक बोतल है और इसके अंदर पानी है। तो नजरिया आपका केमिस्ट्री के हिसाब से है, तो आप सारी चीजें हमारे चारों ओर देखते रहोगे, ठीक है। प्रैक्टिकली लाइफ में, हम डेली लाइफ में केमिस्ट्री को यूज करते हैं, बस हमें उस नजरिए से देखने की जरूरत है, ठीक है। जैसे इस बोतल को अगर आपने देखा केमिस्ट्री के नजरिए से, तो आप इसमें देखोगे कि इसके अंदर क्या है, वाटर है, जिसका फॉर्मूला होता है H2। इसके अंदर वाटर है जिसके मॉलिक्यूल्स भी होंगे, एटम्स भी होंगे, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, राइट। तो कुल मिला के बात ये है कि केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप इसे, और अपने कंपटीशन लेवल में भी, जैसे नीट आप आगे चल के अगर कोई बायोलॉजी लेता है तो नीट देगा, जेईई मेंस इंजीनियरिंग करने वाले स्टूडेंट एग्जाम देगा, 11th देगा, 12th देगा, उन सब में केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकती है। बस आपको इसे डेली लाइफ के नजरिए से और थोड़ा प्रैक्टिकली आपको सोचना है, और डेली का डेली आपको वर्क करना है। बिल्कुल माइंड से ये फोबिया, डर निकाल देना है कि केमिस्ट्री कठिन है। जब तक मैं आपको टीच कर रहा हूँ, आपको केमिस्ट्री में कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा। कई सारे भ्रांतियां जो होती है बच्चों के मन में होती है कि साइंस में रटना पड़ता है, केमिस्ट्री में रटना पड़ता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, रिएक्शन रटनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। इन सब भ्रांतियों से आप बचें। आप बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको गारंटी देता हूँ, कहीं भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज को अपन समझ के सॉल्यूशन उसके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक है, किस तरीके से आप देखते हो। जैसे आप और भी बहुत सारे एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे, आज का दिन डिस्कशन का ही है। जैसे आप प्लास्टिक देखते हो, ये बोतल भी प्लास्टिक का है, ये भी एक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। आप सुबह सुबह उठते पहले ब्रश करते हो, टूथपेस्ट है, वो भी एक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ डेली लाइफ में केमिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। बस हमें उस नजरिए से नोटिस करने की आवश्यकता है, जो नजरिया अपन यहाँ पर डेवलप करेंगे 11th क्लास में साइंस पढ़ने के बाद, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं बेसिकली, बिल्कुल प्योर बेसिक डेफिनेशन कि सर केमिस्ट्री होती क्या है। आपने जनरल वर्ड्स में तो समझा दिया, बट हाँ, हम इसे टेक्निकली किस तरीके से लिखें। तो देखो, फाइनली केमिस्ट्री, अभी मैंने आपको समझाया था, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सब कहां से निकले हैं, साइंस से निकले हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी। मैं अभी बोल रहा हूं डेफिनेशन, आप नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करूंगा। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि अब हिंदी में मैं बोल रहा हूं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम परमाणु, अणु और उनके रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में एक बार और बोल देता हूं, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन एज अ केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी अपन ने बात की है साइंस ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड दियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बेसिकली जो चीजें हैं केमिस्ट्री के अंदर वो क्या है, एटम है आपका। अब एटम क्या होता है ये आगे चल के अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है ये भी अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आपसे एक लाइन में कोई पूछे कि भाई देखो क्या होती है केमिस्ट्री, तो आप ये बोलोगे द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है वो किस पे टिकी हुई है, एटम, मॉलिक्यूल और उसका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, रूपांतरण जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना, ठीक है। अगर हिंदी में अपन बात करें बच्चों, तो अणुओं, परमाणुओं और उनके रूपांतरण का अध्ययन ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो देखो, पूरी केमिस्ट्री, जैसे एक पूरी बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग किस पे टिकी होती है, उसका जो फाउंडेशन होता है, उसकी जो नींव होती है उस पर टिकी होती है।
जैसे हमारी पूरी केमिस्ट्री किस पे टिकी हुई है, एटम पर, मॉलिक्यूल पे टिकी हुई है। क्लियर? तो हमें बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है, द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, यानी अणु और परमाणु क्या होता है, ये भी अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। और उनका रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, जैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाना। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर का आप देखते हो कि जल द्रव अवस्था में होता है, वाष्प बन जाती है। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, रूपांतरण हो गया, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। ठीक है बेटा, तो ये आज हमारी केमिस्ट्री की बहुत बेसिक डेफिनेशन अपन ने क्लियर कर ली है। अब आगे अपन बात करते हैं मैटर के बारे में, है ना, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। और मैटर को अपन बोलते हैं बेटा द्रव्य। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्पेशली यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। द्रव और द्रव्य में फर्क है। द्रव आप लिखते हो, ये द्रव होता है जो कि लिक्विड स्टेट होती है। जैसे वाटर क्या है, लिक्विड है, द्रव है। द्रव्य का मतलब क्या होता है वो अपन देखने वाले यहाँ पर मैटर। तो देखो बेटा, जो मैटर होता है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है एनीथिंग which have mass and occupies space is called मैटर। अगर अपन हिंदी में बात करें तो कोई भी पदार्थ या वस्तु, ठीक है, जिसका द्रव्यमान होता हो तथा स्थान घेरती हो, द्रव्य कहलाती है। ठीक बात है। तो देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मैटर की, द्रव्य की। ठीक है, तो बेटा देखो, मैटर यानी कि द्रव्य, ठीक है, क्या होता है, एनीथिंग एल्स विच हैव मास एंड विच ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जो हम हमारे चारों ओर देखते हैं, जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, ठीक है, या द्रव्यमान होता है और वो स्थान घेरती है, उसे अपन क्या कहते हैं, द्रव्य। ठीक है, तो यहां पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। द्रव और द्रव्य अलग अलग चीज होती है। द्रव्य क्या होता है, कोई भी ऐसी वस्तु, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये एक वस्तु है, एक पदार्थ है, ठीक है, इसका कोई ना कोई, आप अगर इसका वजन करोगे किसी भी उस पर रखे, तो आप देखोगे कि इसका कोई ना कोई वेट आपको महसूस होगा। ठीक है, चाहे भले से कितना ही हो, इसका कोई ना कोई वेट है, कोई ना कोई इसका वजन है, और इसने कोई ना कोई स्थान भी घेर रखा है। इस प्रकृति के अंदर आप देखोगे तो इस मार्कर ने कोई ना कोई स्थान घेर रखा है, यानी ये भी क्या है, मैटर है, द्रव्य है। ठीक है, और भी आपके चारों ओर जितने भी आप चीजें देख रहे हो, ये सारी चीजें, अगर इनमें से कोई भी एक ऐसी वस्तु है जो दो शर्तें पूरी करती है। पहली शर्त, जिसका कोई ना कोई मास होना चाहिए, द्रव्य होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, और दूसरा है वो स्थान घेर है। ठीक है, अगर वो कोई ना कोई ऐसी वस्तु है जो दोनों शर्तें पूरी करती है, तो वो क्या है, मैटर। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, मान लीजिए ये बोर्ड है, आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका कोई ना कोई मास है, ठीक है, इसका द्रव्यमान है, वजन है इसका, ठीक है,
और ये स्थान घेरता है, इसने स्थान घेर रखा है, तो ये क्या है? मैटर है। ठीक है, आपके चारों तरफ टेबल है, कुर्सी है, ठीक है, पंखा है, दीवारें हैं, ये सब चीजें क्या है हमारे पास? ठीक है, द्रव्य है, मैटर है, और ये सब हमारे पास यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स किसे कहते हैं? यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, जिसके अंदर अर्थ और स्काई, स्पेस सब कुछ कवर है। तो उस यूनिवर्स का वो पार्ट जो मास रखता हो और ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, उसे अपन क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। इस ब्रह्मांड में आप देखोगे कि अगर कोई पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर का कोई वजन है, उसने कोई जगह को घेर रखा है, स्थान को घेर रखा है, इसका मतलब वो क्या है? द्रव्य है। ठीक है, जल ये क्या है? द्रव्य है। तो द्रव भी क्या है? द्रव्य ही होता है, यानी कि वाटर ऑल्सो अ मैटर। ठीक है, समझ में आया आपको बात? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में उन्होंने पहला बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर किया कि केमिस्ट्री होती क्या है। बेसिकली द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड उसके बाद अपन ने देखा कि जो मैटर है वो क्या होता है? एनीथिंग एल्स व्हिच हैव मास एंड व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी पदार्थ जिसका द्रव्यमान होता हो और जो स्थान घेरते उसे अपन द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण आप यहाँ पे लिख सकते हो, एग्जांपल्स। ठीक है, टेबल, कुर्सी, पेन, पेंसिल आदि। ठीक है, समझ में आया आपको बात? तो अब अपन ये देख चुके हैं कि द्रव्य क्या होता है, मैटर क्या होता है। अब अपन ये देखेंगे कि सर ये जो मैटर होता है ये किस किस स्टेट में अपन को मिलता है। आपने चारों ओर 3 स्टेट देखे होंगे अभी तक। एक होती है सॉलिड स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट, एक होती है गैसियस स्टेट, यानी कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था। मुख्यतः बेसिकली हमें कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी मैटर है, वो नेचर में इन 3 स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैसेस में होगा। और 4th स्टेट होती है आपकी प्लाज्मा, जो कि एक डिफरेंट है सिनेरियो। उसमें अभी अपन उसकी डिस्कशन यहाँ पर नहीं करने वाले। मुख्यतः बेसिकली हमारे पास जो है वो कितनी होती है? 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो आप यहां पर एक छोटा सा हेडिंग लगाएंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक है बेटा, तो देखो द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है। अपन इसको इस चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। पहली होती है सॉलिड स्टेट, ठीक है, ठोस अवस्था। दूसरी होती है लिक्विड स्टेट, यानी कि द्रव अवस्था। और तीसरी है गैसियस स्टेट, यानी कि गैसीय अवस्था। ठीक बात है। अब देखो होता क्या है, बेसिकली मैटर जो है, द्रव्य जो है, मुख्य रूप से अपन को 3 स्टेट में पाया जाता है। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैसीय अवस्था। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो अपन देखते हैं। देखो ठोस के अंदर बेसिकली ठोसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। ठीक है,
साइज फिक्स्ड होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, वॉल्यूम, वो भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि आयतन निश्चित होता है। तो ठोस के बारे में अपन को क्या क्या पता चला कि ऐसा मैटर जिसका आकार निश्चित हो और वॉल्यूम भी उसका क्या हो, फिक्स हो, उसे अपन क्या कहते हैं, ठोस। जैसे ये मेरे पास क्या है, मार्कर है, ये ठोस है, द्रव है या गैस है, तो ये ठोस है। क्यों ठोस है, क्यों, क्योंकि देखो इसका जो आकार है ये कल भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, और जब तक अपन को इसमें बाह्य बल लगाकर कोई तोड़ मोड़ के या कोई इसको ब्रेक करके अपन कोई नई चीज नहीं बनाते हैं, इसको ताप दाब लगा करके, तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, तो ये कल भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये ठोस है क्योंकि इसका आकार भी क्या है, निश्चित है। इसका जो आयतन है, इसने इस हवा के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर जितना स्थान घेर रखा है वो कल भी फिक्स था, आज भी फिक्स है, यानी वो भी निश्चित है, तो ये ठोस है। ये आपके सामने बोर्ड है, ये डस्टर है, कोई भी ऐसी चीज देख लो आप जिसका आकार भी क्या है, ठोस है, ठीक है, आयतन भी क्या है, निश्चित है, उसे अपन क्या कहेंगे, आकार और आयतन दोनों निश्चित है, तो वो क्या होगा, ठोस होगा, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा कि सॉलिड क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं, जिनके आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसके अलावा इनमें जो बल होते हैं उनके बारे में और डिटेल में आगे अपन डिस्कशन करेंगे। हमारे एक चैप्टर आता है स्टेट ऑफ मैटर, उसमें आगे चल के अपन बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा है कि अपन बिल्कुल यहाँ पर बहुत हाई लेवल का ज्ञान ना लेकर के सीधा अपन बेसिक से बात करें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यही चीज अपन स्टेट ऑफ मैटर के नाम से एक चैप्टर है हमारा 11th क्लास में, जो बाद में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। उसमें अपन यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें लिखेंगे कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, यानी कि ठोसों की विशेषताएं क्या होती है, ठोसों के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, अणु जो होते हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, वो सारे डिस्कशन अपन हाई लेवल में बाद में करेंगे। पहला चैप्टर आपका बेसिक केमिस्ट्री का है, उसमें अपन बेसिक बातें करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि आगे मैं आपको इसके बारे में चार्ट बना के समझाऊंगा कि किस तरह से इनमें सॉलिड और लिक्विड और गैसेस स्टेट में फोर्स जो होते हैं वो बल के काम करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। दूसरा है हमारे पास लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड में देखो, ठीक है, साइज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम फिक्स्ड, यानी कि आकार निश्चित नहीं होता, परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। कैसे कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये बोतल है, इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, ये क्या है, द्रव है। अब इस बोतल के पानी को आप अगर प्लेट में ले लोगे, अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हमारे पास आधा लीटर पानी है, यानी कि 500 मिलीलीटर है। कितना है, 500 मिलीलीटर। अब इस पानी को बाहर अपन गिलास में ले लें, प्लेट में ले लें, जमीन पे फैला दें, तब भी ये क्या रहेगा, आधा लीटर ही रहेगा, ठीक है। यानी द्रव का जो आकार है, ठीक है, और आयतन है, उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो आयतन तो क्या हो गया, इसका निश्चित रहेगा। वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, यानी आयतन निश्चित है, आधा लीटर ही है। इसको बोतल से बाहर निकाल दिया तो भी आधा लीटर रहेगा, जब तक अपन इसमें से कोई पार्ट वेस्ट ना कर दें, इसका कुछ हिस्सा अपन फेंक दें, वो बात अलग है। बाकी अगर आप इसका आयतन देखोगे तो आयतन इस पात्र से बाहर निकालने के बाद भी वही रहेगा, ठीक है। बट अगर बात करें आकार की, तो आकार देखो, जब ये बोतल के अंदर भरा हुआ है तो इसने बोतल का आकार ग्रहण कर रखा है। जब इसको आप जमीन में फैला दोगे तो ये दूसरा आकार ग्रहण कर लेगा। आपने इसे मान लो किसी पाइप में भर दिया तो पाइप का आकार ग्रहण कर लेगा। यानी कि जिस भी पात्र के अंदर द्रव को रखा जाएगा ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, यानी कि इसका आकार निश्चित नहीं होता, इसकी साइज फिक्स नहीं होती, ठीक है, बट इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। जैसे दूध है, दूध को आपने क्या किया, कप में ले लिया, कप का आकार ग्रहण कर लिया। उसी एक कप दूध को आपने प्लेट में ले लिया, उसने प्लेट का आकार ग्रहण कर लिया,
ठीक है। परंतु वो 1 कप दूध कप में था तब भी उतना ही था, प्लेट में लेने के बाद भी उतना ही रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो द्रव होते हैं, लिक्विड स्टेट होती है द्रव अवस्था, उसमें क्या होता है, साइज नॉट फिक्स्ड बट वॉल्यूम इज फिक्स्ड, जिनका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे गैसेस स्टेट। तो देखो बच्चों, इसमें दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं, साइज नॉट फिक्स्ड और वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, यानी आयतन निश्चित निश्चित नहीं, आकार भी क्या है, निश्चित नहीं। देखो कोई भी गैस, आप हमारे चारों कितने सारे गैसें हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, कई सारी गैसें होती है। ठीक है। किसी भी गैस का कोई आकार नहीं होता, कोई शक्ल नहीं होती। आपने कभी देखा रास्ते चलते हैं कि आज आपको मान लो वातावरण के अंदर, इस वायुमंडल के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर कभी आपको ऑक्सीजन दिखी हो, या किसी साइंटिस्ट को हाइड्रोजन दिखी हो, या किसी को नाइट्रोजन गैस दिख गई हो? नहीं ना। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, मगर उसका आकार कैसा होता है आज तक किसी ने नहीं देखा। तो जो गैस है, जो हमारे पास गैसेस स्टेट है, गैसीय अवस्था है, उसमें किसी भी द्रव्य का, किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है। और उसका आयतन भी निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे गैस है, हवा को आपने गुब्बारे में भरा तो गुब्बारे का आकार ग्रहण कर लेगी। ठीक है। अगर उसी हवा को आपने कमरे में खुला छोड़ दिया तो कमरे का आकार ग्रहण कर लेगी। यानी कि जो गैस होती है उसके तो ये टेंडेंसी होती है कि अधिकतम आयतन को वो घेर लेती है। जैसे हम अगर कमरे में कोने में कोई खुशबूदार स्प्रे कर देते हैं तो वो थोड़ी देर में पूरे कमरे में महक फैल जाती है। कारण क्या है? गैस है, और गैसेस मॉलिक्यूल का क्या टेंडेंसी होता है, क्या उनकी प्रकृति होती है कि वो अधिकतम आयतन को घेरने की कोशिश करते हैं, अधिकतम दूर तक जितना फैल सकते हैं उतना फैलने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो उनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होता है। तो अब आप जान गए होंगे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट में क्या फर्क होता है। देखो एक बार और मैं एक एक लाइन में आपको बता देता हूं। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो वो क्या होता है? ठोस। जिसका आकार जो है वो निश्चित नहीं हो परंतु आयतन निश्चित हो वो क्या होता है? द्रव। और जिसके आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं हो उसे अपन क्या कहते हैं? गैस। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है याद रखना, इसमें आकार और आयतन दोनों क्या होंगे? निश्चित, तो ठोस। इसका उल्टा कर दो, आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं तो गैस। लिक्विड इन दोनों के बीच में आता है तो इसमें क्या होगा? आकार जो है लिक्विड का वो निश्चित नहीं होगा परंतु आयतन जो है, वॉल्यूम है, वो क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ठोस, द्रव और गैस को केमिस्ट्री के नजरिए से देख करके उनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंस अपन माइंड में क्लियर कर सकते हैं। ये एक बहुत बेसिक आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मान लो अपन आगे बात करें कि सर ये जो ठोस है, द्रव है, ये गैस है, इनमें आपस में क्या संबंध होता है, तो उसकी अपन थोड़ी यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है। किस तरह से ये एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं, फिर अपन अपने एटम, मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं। पहले अपन इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। तो देखो बच्चों, कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है। और कोई भी लिक्विड है वो गैस में भी बदल जाता है। इसे आप बोलते हो ठोस, इसे आप बोलते हो द्रव, और इसे आप बोलोगे गैस। परंतु ये जो रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, जो अपने डेफिनेशन में देखा था कि द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये होता कैसे? ये मैजिक कैसे हुआ? क्या जादू होता है यहाँ पर? क्या ऑटोमेटिक ये चीजें हो जाती है? नहीं। इनके लिए एक कारक है, एक फैक्टर है जो काम करता है और वो होता है ताप, टेम्परेचर। जनरली क्या होता है बेटा, किसी भी ठोस को अगर वो पिघलने वाला ठोस है तो ताप देने पर, ठीक है,
ताप यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, बढ़ाने का ये जो चिन्ह है जब भी अपन केमिस्ट्री में पढ़ते थे, ये ऊपर की ओर चिन्ह बढ़ाने को लेकर होता है, ये घटाने को लेकर होता है। और ये जो यहाँ पर तीर लगे हुए हैं, ये तीर देखो कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें आपने 10th में पढ़ा होगा, ये तीर होता है जो इधर क्रिया कारक से उत्पाद की ओर बताता है। परंतु ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसके लिए ये तीर यूज नहीं लिया जाता, ये एरो यूज नहीं लेते हैं, पर ये वाला लेते हैं आधा। यानी ये एक बार अभिक्रिया इधर हो रही है और अगर इधर भी जा रही है अभिक्रिया तो ये निशान होता है, यानी दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है तो ऐसा निशान अपन लगाते हैं। ठीक है, ये इधर से इधर की डायरेक्शन बता रहा है। तो अब मैं अभी बात कर रहा हूं कि ठोस से अगर कोई द्रव बन रहा है ताप देने पर, ठीक है, क्या ठोस से द्रव बन रहा है, फिर अब और अगर आपने जैसे ताप दिया तो फिर अगर वो कन्वर्ट होगा तो किसमें होगा, गैस में। तो यानी कि एक बार और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है, तो देखो सॉलिड से पहले क्या बना, लिक्विड, फिर लिक्विड से क्या बना, गैस। जब द्रव से कोई भी लिक्विड से यानी द्रव से गैसेज स्टेट में जाता है तो उसे आप क्या बोलते हो, वाष्पीकरण। क्या बोलते हो, वाष्पीकरण। ठीक है, वेपराइजेशन इंग्लिश में VAPOURIZATION, वेपराइजेशन। ठीक है, अगर कोई भी पदार्थ ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग, यानी गलना। वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है द्रव अवस्था में, तो मेल्टिंग। ठीक है, अब अपन इसको उल्टा करते हैं। कोई भी पदार्थ गैस से द्रव में बदल रहा है तो उसे क्या बोलते हैं अपन, संघनन, यानी कंडेंसेशन। ठीक है, और कोई भी अगर द्रव से ठोस बदलना तो उसे आप क्या बोलोगे, फ्रीजिंग, यानी जैसे बर्फ जम जाना पानी से, फ्रीजिंग। ठीक है, हेमीकरण, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं हेमीकरण। और एक और इसमें एक और बच्चों समझना, मैं ये टॉपिक मिटा देता हूं, यहाँ पे एक और स्टेट आपको बतानी है। अगर कोई पदार्थ सीधा बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस से गैस में बदलता है, जैसे कपूर है, कपूर ठोस होता है, आप आरती करते हो तब जलाते हो, उसे सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। उदर्व पातन। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर कि मैटर के 3 अवस्थाएं होती है, उन तीनों में आपस में ताप बदलने पर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, रूपांतरण होते हैं। यदि कोई ठोस है, जैसे बर्फ है, बर्फ को आपने क्या करा, थोड़ा सा गर्म कर दिया, धूप में रख दिया तो बर्फ पिघलेगी और किसमें चली जाएगी, पानी के अंदर, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। फिर पानी को और गर्म किया, क्या बन गया, वाष्प, वेपर बन गया, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो गया। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो मेल्टिंग बोलेंगे, गलना उसको बोलेंगे अपन। और अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव से वाष्प में, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। ठीक है, वाष्पीकरण। फिर गैस से अब वापस क्या किया अपन ने, जैसे गैस है, ठीक है, उसे ठंडा किया, जैसे भाप होती है, पानी की वेपर होती है, उससे आप क्या करोगे, ठंडा कर दोगे तो वापस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, संघनन। इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, संघनन। ठीक है, अब पानी को वापस आपने फ्रिज में रख दिया, वापस बर्फ बन गई, इसे बोलेंगे अपन फ्रीजिंग, यानी कि हेमीकरण। ठीक है, तो इस